हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे कंट्रीब्यूशंस ऑफ वेरियस गवर्नर जनरल। हमारे इंडिया के जो भी महाराज्यपाल हुए करते थे ब्रिटिश के टाइम पे, उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशंस था, वो इंडिया के लिए क्या क्या किए, किनके पीरियड में इंडिया में क्या क्या चेंजेस हुए, ये सब आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल्स क्या होते थे। तो गवर्नर जनरल इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं महाराज्यपाल जो होते थे उनको गवर्नर जनरल कहा जाता था। तो ये मेनली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे ये मेनली रिप्रेजेंटेटिव थे किसी भी मोनार्क ऑफ यूनाइटेड किंगडम के। ओके और इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन हेड ऑफ स्टेट हुआ करते थे। तो ये होते हैं हमारे गवर्नर जनरल्स, इनको हम गवर्नर जनरल्स कहते हैं और हिंदी में महाराज्यपाल कहते हैं। तो अब कौन कौन गवर्नर जनरल्स थे हमारे इंडिया में, कौन कौन अपॉइंट हुए, उनके अंदर कौन कौन सी कामें हुई, कौन कौन सी चेंजेस आए, विल सी ऑल दैट इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। ये जब आए थे तभी हमारे इंडिया में गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट आया था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स कब आए थे? 1773 में, और इनका पीरियड 1773 टू 1785 था। और वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो फर्स्ट गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम थे। ये हमारे फर्स्ट गवर्नर थे और इन्होंने गवर्नमेंट का डुअल सिस्टम गवर्नमेंट डायआर्ची सिस्टम को इन्होंने एबॉलिश कर दिया था और इन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्रिएट किया था और कलेक्टर को अपॉइंट किया था रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट प्लेसेस से। और जो ट्रेजरी था वो इन्होंने उसको मोर सेफ लोकेशन पे ट्रांसफ़र कर दिया। पहले वो कलकत्ता में था, फिर इन्होंने मुर्शिदाबाद में उसे ट्रांसफ़र कर दिया वॉरेन हेस्टिंग ने। और इन्होंने सिविल कोर्ट्स भी क्रिएट किया जो कि कलेक्टर के द्वारा प्रिसाइडेड था, हमारा सिविल कोर्ट। और क्रिमिनल कोर्ट भी इन्होंने किया जो कि इंडियन जज देखते थे and judge to remove the highly corrupt judicial system। तो इन्होंने जुडिशियल सिस्टम जो कि हाईली करप्ट था उसको रिमूव करने के लिए ऐसा किया था, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट को स्टैब्लिश किया था। एंड ही वॉज अ पैट्रन ऑफ इंडियन लैंग्वेज, ओके, एंड आर्ट्स इवन। ही वॉज अ पैट्रन ऑफ लैंग्वेज एंड आर्ट्स, इंडियन लैंग्वेज एंड आर्ट्स, ओके। एंड ही वॉज अ पर्सन ऑफ ओरिएंटल टेस्ट, okay, so he has a very oriental kind of tasting, like he had a very different and various very diverse type of testing, okay. So these all was about our first governor general who was Warren Hastings and his period was 1773 to 1785। Now next हमारे कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का पीरियड क्या था? 1786 टू 1793। He presided from 1786 to 1793 and he was a very respected aristocrat, okay, and he led British army in war। इन्होंने ही ब्रिटिश आर्मी को अमेरिका के अगेंस्ट वॉर में लीड किया था, इन्होंने ही पूरी तरह से ट्रेन किया था वॉर के लिए। और he had to surrender। He still commanded deep respect among his फेलो कंट्रीमैन। वो अपने फेलो कंट्रीमैन जो भी उनके फेलो कंट्रीज थे उसमें काफ़ी डीप रिस्पेक्ट देते थे उन लोगों को। और इन्होंने सैलरी भी इंक्रीज कर दिया था कंपनी सर्वेंट्स का। और जो भी कंपनी सर्वेंट्स अगर कुछ प्राइवेट ट्रेड करते थे तो इन्होंने उसको एबॉलिश कर दिया था, मना कर दिया था और उनका सैलरी इंक्रीज कर दिया था। एंड इन्होंने जो कि वॉरेन हेस्टिंग ने जो कलेक्टर्स अपॉइंट किए थे और पोस्ट ऑफ जजेस पे, इन्होंने उन सभी को सिविल कोर्ट से रिमूव कर दिया। एंड ये जो है हमारे इंडियन सिविल सर्विस के फादर माने जाते हैं। और ये सेटलमेंट जो इम्प्लीमेंट हुआ, परमानेंट सेटलमेंट बंगाल और बिहार में, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो फॉर रिफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस, ओके। So this all was about our second Governor General, Lord Cornwallis. So finally, his reign ended in 1793, and the third Governor General, Lord Richard Wellesley, he came in 1793 and presided till 1805.
एंड ही वॉज वेरी फेमस, ये बहुत फेमस थे क्योंकि इन्होंने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लाया था। सब्सिडरी मतलब सहायक, एक टाइप ऑफ companion who could help. So he bought a subsidiary alliance system in India. तो मेनली सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में हुआ क्या था, तो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम ऐसा था जिसमें कि हर एक रूलर को इंडिया में टू एक्सेप्ट टू पे, उनको एक्सेप्ट करना था पे करने के लिए सब्सिडी टू ब्रिटिश, ब्रिटिश को सब्सिडी पे करना था फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश आर्मी। ऑल इंडियंस हैव टू पे सब्सिडी टू ब्रिटिश फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश आर्मी। सो दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली टू इंडिया एंड इनके रेन में पिंडारीज आए क्योंकि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए क्योंकि उन्होंने एज दे वर डिसमिस्ड ड्यू टू सब्सिडरी अलायंस, उन्होंने सब्सिडरी अलायंस के कारण वो लोग डिसमिस्ड कर दिए गए। सो वो अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गए और दिस इज वाई अ लॉट ऑफ पिंडारीज रोज ड्यूरिंग हिज रिजाइन एंड ही वाज इवन द मेकर ऑफ, ये इन्होंने ही मद्रास प्रेसिडेंसी और आगरा प्रोविंस को बनाया था लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली ने। एंड दिस ऑल, और इन्होंने और भी बहुत सारे काम किए थे, लाइक इन्होंने ही टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करवाना भी शुरू किया था जिससे कि हमारे इंडिया को बहुत लॉस होने लगा था और इन्होंने सब्सिडरी अलायंस भी अनाउंस करके हमारे इंडिया को लॉस में डाला था एज क्योंकि ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करके इंडिया का कुछ खास फायदा नहीं होना था, देयर वाज नो बेनिफिट्स टू इंडिया। सो ही लाइक अफेक्टेड इंडियन इकोनॉमी अ लॉट एंड मेनी पीपल गॉट जॉबलेस इवन। अब next we'll see who is next. Next is our Lord Hastings. He came in 1833 and presided till 1823 and he was the Governor General. The Nepal and British were bordering each other, the Gurkhas, and this led to the confrontation of the war. Lord Hastings जो थे इन्होंने वॉर डिक्लेयर किया था नेपाल पे और इन्होंने नेपाल को डिफीट भी कर दिया था और इन्होंने मिनान्स ऑफ पेंडारीज, लाइक पेंडारीज विच गॉट इवॉल्व ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वेलेस्ली, तो इन्होंने एंड कर दिया वो मिनान्स ऑफ पेंडारीज। ही डिफीटेड इवन द मराठास एंड ही वाज द मेकर ऑफ बॉम्बे प्रोविंस, इन्होंने बॉम्बे प्रोविंस को बनाया था। एंड दिस picture, this shows the Bhim Thapa with its troops in Sagoli in 1814 during the Anglo-Nepal War. 1814 में जो एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था, भीमसेन थापा इस पिक्चर में देख सकते हो कि किस तरह की वहाँ पे वॉर हुआ था। दिस ट्रीटी, ये ट्रीटी 1816 में फाइनली रेटिफाइड हो गया। नेक्स्ट गवर्नर जनरल इज विलियम बेंटिक जो कि 1828 से 1835 तक थे एंड ही वाज द, ये पहले गवर्नर जनरल था जो कि बिलीव करते थे पीपल को सर्व करने में, लाइक ही यूज्ड टू सर्व इंडियन पीपल। इन्होंने ही पहली बार इंडियन पीपल को कुछ बेनिफिट किया था, कुछ सर्व किया था। तो इन्होंने पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन एंड नॉन एग्रेशन को फॉलो किया विथ इंडियन प्रिंसली स्टेट, लाइक नॉन इंटरवेंशन, लाइक ही डोंट यूज टू इंटरफेयर मच इन द इंडियाज पर्सनल पॉलिसीज एंड नॉन एग्रेशन पॉलिसी। और इन्होंने प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील्स जो थे उनको एबॉलिश कर दिया। इन्होंने लोकल लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया लोअर कोर्ट्स में और इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया हायर कोर्ट्स में। और इन्होंने यही रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द एबोलिशन ऑफ सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड सेपरेशन ऑफ थग्स। सो ही डिड मेनी ग्रेट वर्क्स, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया इंडियंस के लिए। और इन्होंने इंग्लिश बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज, इनके टाइम में इंग्लिश हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज बना था और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज भी स्टैब्लिश हुआ था। और इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इंक्लूड्स चार्टर एक्ट 1833 एंड चार्टर एक्ट 1813 एंड 1833। Now next is Lord Dalhousie. So he was the youngest Governor General. और ये जो थे हमारे सारे गवर्नर जनरल में सबसे यंगेस्ट थे जिनको सबसे यंग एज में पोस्ट मिला। 1848 में अपना पोस्ट लिए एंड ही वाज टिल 1856। इन्होंने पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन को फॉलो किया और इन्होंने पंजाब, लोअर बुर्मा, ओध और सेंट्रल प्रोविंस को एनेक्स करके ब्रिटिश एम्पायर को दे दिया। और इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को भी ही एनेक्स, इफ द लाइक अगर कोई रूलर मर जाता था बिना उसके किसी मतलब अगर उसके कोई बच्चे नहीं होते थे या उसका कोई हायर नहीं होता था, कोई हायर करने के लिए उसका पोजीशन,
तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था, मतलब इसके थ्रू, इस पॉलिसी के थ्रू दे यूज टू कैप्चर दैट रीजन इजली, लाइक एंड यूज टू गिव टू ब्रिटिश पीपल, and his doctrine of lapse was actually the reason for the princess joining 1857 mutiny. और इन्होंने न्यू प्रोविंस, ही मोल्डेड द न्यू प्रोविंस इनटू अ सेंट्रलाइज स्टेट, लाइक न्यू प्रोविंस जिन्होंने भी ये लिया था उसको एक सेंट्रलाइज स्टेट में बना लिया, एंड इट शिफ्टेड द बंगाल आल्टरली टू मेरठ एंड शिमला एंड बिकेम द परमानेंट हेडक्वार्टर ऑफ द कंट्री. इन्होंने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को भी मॉडर्नाइज किया और इंजीनियरिंग सर्विस के लिए फाउंडेशन रखा, एंड ही इंट्रोड्यूस इवन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया. इन्होंने प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया एंड इज हेल्ड एज द मॉडर्न मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, और इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया माना जाता है. And next is Lord Canning. Lord Canning came on chair on 1858 and he was till 1862. It was period of only 4 years. और इन्होंने यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश किया बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में, एंड इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल था उसको ट्रांसफ़र किया क्राउन बाय टू द क्राउन, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को, बाय इंडियन गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858. ओके, एंड इंडियन काउंसिल्स एक्ट इनके ही टाइम में हुआ था, इंडियन काउंसिल्स एक्ट. एंड तो हमारे नेक्स्ट गवर्नर जनरल है लॉर्ड मायो. ये कब आया? ये 1869 में आया, ही वॉज टिल 1872. और इन्होंने क्या क्या किया? तो ही ओपनड अ कोर्ट, राजकोट कॉलेज इन काठियावाड़ एंड मायो कॉलेज एट अजमेर फॉर पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऑफ इंडियन प्रिंसेस. जो भी इंडियन प्रिंसेस थे उनके पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए इन्होंने 2 कॉलेजेस खोले, एक राजकोट कॉलेज काठियावाड़ में और एक मायो कॉलेज अजमेर में. और इन्होंने स्टैटिकल सर्वे किया था, स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया था इन्होंने. और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और कॉमर्स भी इनके रेन में इस्टेब्लिश हुआ. और इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट रेलवे भी इनके टाइम में ही आया था. तो ये सब हम लॉर्ड मायो ने अपने टाइम में किया था. और फाइनली इन 1872 लाइक ही वॉज ओनली फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड, लाइक ओनली फॉर 3 years, एंड इन 1872 he was succeeded by Lord Lytton. He came in 1876 and he was till 1880. And some of the salient features of his administration were कि इनके टाइम पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो पास हुआ था, was passed to muzzle periodicals in Indian language. ये जो था वो muzzle periodicals को पास हुआ इंडियन लैंग्वेज में, and curtail freedom of press. ओके, और आर्म्स एक्ट पास किया गया था टू प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम कीपिंग आर्म्स विदाउट लाइसेंस. लाइक इंडियंस जो थे वो अलाउड थे आर्म्स रखने के लिए विदाउट लाइसेंस. लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं थी. लाइसेंस का मतलब क्राइटेरिया हटा दिया गया था. and Lytton's reactionary policy, like the policy of जो policies उनके जो कि बहुत reactionary थे, like which brought a change was he reduced the age of maximum age for the limit for ICS exam from 21 to 19. इन्होंने ICS exam का एज 21 से 19 कर दिया था 1876 में. और इन्होंने ग्रैंड दिल्ली दरबार ऑफ 1877 के लिए भी इनको जाना जाता है, क्योंकि उस टाइम इंडिया जो था वो बहुत ही ग्रिप सीवियर फेमाइन के चपेट में था. तो इन्होंने ग्रेट दिल्ली दरबार खोला था which helped a lot, and even and the Vernacular Press Act 1876 और Arms Act 1878 provoked a storm for opposition in the country. तो इन कामों से पूरे कंट्री में opposition हो गया था. And he was finally removed from the post of Governor General in 1880. Okay, and next is Lord Ripon 1880 to 1884. He repealed the Vernacular Press Act. इन्होंने ये फिर आके वापस से वर्नाकुलर एक्ट को रिपील कर दिए. एंड इनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर माना जाता है. और इन्होंने टेलीफोन स्टार्ट किया कोलकाता में 1881 में.
और इन्होंने हंटर कमीशन को अपॉइंट किया। क्यों अपॉइंट किया? फॉर एक्सपेंशन एंड एलिमेंट्री एजुकेशन को एक्सपांड और उसको इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने हंटर कमीशन को अपॉइंट किया। और इन्होंने फैक्ट्री एक्ट भी पास किया सो दैट कि हमारे इंडिया में जो वर्किंग कंडीशंस है वो इम्प्रूव हो पाए। और इन्होंने इल्बर्ट बिल को भी पास करने का ट्राई किया, जो कि इंडियन वुड हैव अलाउड टू ट्राई यूरोपियंस, जो कि इंडियन मजिस्ट्रेट को यूरोपियंस पे ट्राई करने के लिए अलाउड कर देते कोर्ट में। बट बिल वॉज रिजेक्टेड, बिल रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि बिल पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ इसके अगेंस्ट में। एंड लॉर्ड रिपन ने इसको अपने पर्सनल फेलियर पे लेके इन्होंने 1880 में रिज़ाइन कर दिया, 1884 में रिज़ाइन कर दिया। So again Lord Dufferin who came in 1884 on the place of Lord Ripon. तो इनके पीरियड में he period witnessed the third Anglo-Burmese war. इनके पीरियड में थर्ड Anglo-Burmese war हुआ which led to accession of Upper Burma, जिसके थ्रू अपर बर्मा एक्सेस कर लिया गया। एंड 3 टेनेंसी एक्ट पास किए गए थे टू गिव ग्रेटर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर टू द टेनेंट्स। तो टेनेंट्स वे पीजेंट्स, तो टेनेंसी एक्ट में पास किए गए थे ताकि टेन्योर का बेटर सिक्योरिटी मिले टेनेंट्स को। और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इनके ही रेन में एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज लॉर्ड लैंडॉन। तो इनके रेन में सिविल सर्विसेज को कैटेगराइज किया गया 3 पार्ट्स में, इम्पेरियल, प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट। और इंडियन काउंसिल्स एक्ट वाज ड्यूरिंग हिज टाइम एंड डूरन कमीशन वाज सेट अप टू डिफाइन द ड्यूरन लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में लाइन है डूरन लाइन करके, तो इनका कमीशन डूरन कमीशन सेटअप हुआ 1893 में इस लाइन को डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट इज लॉर्ड कर्जन केम इन 1899 एंड ही वाज टिल 1905। इन्होंने यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया जो कि ऑल द यूनिवर्सिटी सारे यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर ले आया। एंड पुलिस ट्रेनिंग स्कूल स्टार्ट किए गए फॉर ऑफिसर्स और कॉन्स्टेबल्स के लिए। और उन्होंने लेजिस्लेशन मेकिंग को पास कर दिया और उसको मैंडेटरी बना दिया गवर्नमेंट के लिए टू प्रोटेक्ट आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और बंगाल का पार्टीशन इनके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। एंड फाइनली 1905 he was not more as Governor General and he was succeeded by Lord Minto. He came in 1905 and his reign was till 1910. And during his reign, popularization of anti-partition and स्वदेशी movement, तो anti-partition और स्वदेशी movement को बहुत ही पॉपुलर कर दिया गया, मतलब इसको बहुत फेमस किया गया। और स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस एट सूरत, इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्प्लिट हुआ सूरत में 1907 में। और इंडियन मुस्लिम लीग स्टैब्लिश किया गया था आगा खान के द्वारा 1907 में। और मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म और इंडियन काउंसिल्स एक्ट इनके टाइम में हुआ था, इनके रेन में हुआ था। नेक्स्ट इज लॉर्ड हार्डिंग। He came in 1910 and he was till 1916. So इन्होंने ट्रांसफ़र किया कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली में 1911 में। और इन्होंने हिंदू महासभा को इस्टेब्लिश किया था बाय मदन मोहन मालवीय। इन्होंने हिंदू महासभा को इस्टेब्लिश किया था। एंड फाइनली 1916 he was succeeded by Lord Chelmsford. Lord Chelmsford ruled from 1916 to 1921। और इनके टाइम में होम रूल लीग फॉर्म हुआ था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1916 में। and Lucknow session of Congress in 1916. Lucknow pact between Congress and Muslim League in 1916 it also happened. And Champaran Satyagraha and Satyagraha at Ahmedabad, these both happened in 1918 during the Chelmsford reign. And Montague August Declaration also happened during his reign only. And Government of India Act 1919, Jallianwala Bagh Massacre, non-cooperation Khilafat movement was also launched during his period.
एंड वुमेन्स यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन भी हुआ था पूना में 1916 में. एंड सैडलर्स कमीशन वॉज अपॉइंटेड फॉर द रिफॉर्म्स इन एजुकेशनल पॉलिसी. एजुकेशनल पॉलिसी में कुछ रिफॉर्म्स चेंजेस लाने के लिए सैडलर्स कमीशन को अपॉइंट किया गया था. एंड SP सिन्हा को गवर्नर ऑफ बिहार एंड को अपॉइंट किया गया था. एंड ही वॉज द फर्स्ट इंडियन एज द गवर्नर ऑफ बिहार. ओके. And next is Lord Reading. He was from 1921 to 1926. हाँ, लॉर्ड रीडिंग 1921 टू 1926. इनके पीरियड्स में क्या हुआ है? इनके पीरियड में चौरी चौरा मूवमेंट इंसिडेंट हैपेंड Feb 5 को 1922 को. एंड द नॉन कॉपरेशन एक्ट वाज आल्सो विड्रॉ हो गया नॉन कॉपरेशन एक्ट. और रिपील ऑफ प्रेस एक्ट ऑफ 1910 एंड 1919 इन दोनों को भी रिपील किया गया. और काकोरी ट्रेन रॉबरी विच इज़ अ वेरी फेमस ट्रेन रॉबरी हैपेंड इन 1925. एंड स्वराज पार्टी स्टैब्लिश हुआ 1922 में. और द डिसीजन टू होल्ड अ साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन फॉर ICS इन दिल्ली एंड लंडन विद इफेक्ट फ्रॉम 1923. So these all happened during the Lord Reading. Next is Lord Irwin. लॉर्ड इरविन के टाइम पे साइमन कमीशन आया था 1928 में. और अपॉइंटमेंट ऑफ द हारकोर्ट बटलर इंडियन स्टेट कमीशन. these all commissions were established. मर्डर ऑफ सॉन्डर्स एंड बॉम्ब ब्लास्ट इन असेंबली हॉल ऑफ दिल्ली 1929 में. लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929 में. एंड पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन वॉज फॉर गेटिंग इंडिया फुल फ्रीडम. और डंडी मार्च was happened during his period on 12 March 1929. एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी लॉन्च हुआ इनके पीरियड में. नेक्स्ट इज लॉर्ड वेलिंगटन 1931 to 1936. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ और फेलियर ऑफ द कॉन्फ्रेंस. एंड रिजम्पशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का अगेन रिजम्पशन हुआ. और अनाउंसमेंट हुआ कम्युनल अवार्ड का 1932 में. पूना पैक्ट हुआ 1932 में. और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑल्सो हैपेंड इन 1932. एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ऑल्सो हैपेंड ड्यूरिंग हिज पीरियड. and establishment of All India Kisan Sabha 1936 and establishment of Congress Socialist Party by Acharya Narendra Dev and Jayaprakash Narayan 1934. So these all things happened during the time of Lord Wellington. Next is Lord Mountbatten. Lord Mountbatten, he was during his time the June 3, 1947 announced an introduction of Indian Independence Bill in the House of Commons. Okay, an appointment of two boundary commission under Sri Cyril Radcliffe for the partition of Bengal and Punjab. So एक मतलब पार्टीशन के लिए पंजाब और बंगाल के पार्टीशन के लिए अपॉइंटमेंट हुआ दो बाउंड्री कमीशन का अंडर सर साइरिल रैडक्लिफ. नेक्स्ट इज लॉर्ड लिनलिंगथो. इनके टाइम पे फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड हुआ था और कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिला था. ओके, एंड कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइंड इन 1937. कांग्रेस पीरियड आ गए थे वहाँ पे 1936 to 1937, बट कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइंड इन 1937 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आउटब्रेक हुआ. उसके बाद सुभाष चंद्र बोस वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस 1938. एंड लाहौर रेजोल्यूशन बाय मुस्लिम लीग फॉर द डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ मुस्लिम. लाहौर रेजोल्यूशन हुआ था मुस्लिम लीग के द्वारा क्योंकि उनको एक सेपरेट स्टेट चाहिए था, मुस्लिम्स के लिए अलग से स्टेट चाहिए था. और अगस्त ऑफर बाय वाइसरी ने अगस्त ऑफर किया था. क्रिप्स मूवमेंट टू इंडिया में क्रिप्स मूवमेंट आया था. एंड पासिंग ऑफ द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन बाय कांग्रेस 1942. कांग्रेस ने 1942 में क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया था बाय कांग्रेस. ओके, and next is Lord Wavell. Gandhi Jinnah Talksville. During his time Gandhi Jinnah Talksville, Gandhi Jinnah का talk हुआ था for division of Pakistan and India, but it failed. Wavell Plan and Simla Conference हुए 1942 में. Cabinet mission of and Congress accepted its plan in 1946. Observance of Direct Action Day 16 August 1946 by Muslim League. So Direct Action Day का observance हुआ था 16 August 1946 में by Muslim League. Okay.
and election to the Constituent Assembly and formation of interim government by Congress. कांग्रेस ने अपना गवर्नमेंट फॉर्म किया था और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सितंबर 1946 में, और फाइनली अनाउंस हो गया इंडो ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय क्लेमेंट एटली ऑन हु वाज द पीएम ऑफ इंग्लैंड on 5th 20 1946, and finally the India got independence. So this was all about the contribution of all the governor generals who presided and ruled in India and what all happened in his reign, in his period. So I hope this video will be worthful for you. Thank you so much. Have a good day.